हेलो फ्रेंड, एग्जाम लोग क्लास के क्रैक साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में वे 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है? तो प्रोटॉन। प्रोटॉन है जो सबसे छोटा कण है। देख लीजिए, सबसे कण में होता है अणु, अणु से छोटा परमाणु, परमाणु से छोटा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से छोटा प्रोटॉन होता है, यानी सबसे छोटा प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट, परमाणविक संख्या J एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या J होगी, यानी कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी परमाणु संख्या J है तो प्रोटॉन की संख्या भी J ही होगी, यानी दोनों बराबर होगी। नेक्स्ट, तीस सिलिकॉन 14, 31 फास्फोरस 15, 32 सल्फर 16 क्या है? तो ये आइसोटोन्स है, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान संख्या है और नीचे परमाणु संख्या है। जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या सभी में 16 है। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो उसे आइसोटोन्स कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, सिलिकॉन में भी न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, और फास्फोरस में भी न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, और सल्फर में भी न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, इसलिए इसे आइसोटोन कहेंगे, आइसोटोन्स। नेक्स्ट, अब आइसोबार होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है और दूसरा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में जब कोई भी एलिमेंट का विखंडन होता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जब नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें ये 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और एक न्यूट्रॉन अगले कण को विखंडित करते हैं। और जबकि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन में तीनों न्यूट्रॉन विखंडित होते जाते हैं। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उदाहरण होता है परमाणु ऊर्जा, और अनियंत्रित के परमाणु बम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? तो SO2 है जो रेखीय अणु नहीं है। CO2 रेखीय अणु है क्योंकि इसकी संरचना इस तरह होती है। NO2 भी रेखीय है, C2H2 भी रेखीय है, जबकि SO2 की संरचना रेखीय यानी सीध में नहीं होती है, इसीलिए SO2 रेखीय नहीं है। नेक्स्ट, सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं? तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं सबसे अधिक संख्या में होते हैं।
सामान्यतः अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है। देखिए ये अल्कोहल है यानी इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। उसी तरह प्रोपेनॉल है यानी प्रोपाइल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो प्रोपनोइक एसिड बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो रेडॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्योंकि ये अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। कठोर जल को समान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस सोडियम कार्बोनेट नामक सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है कठोर जल को समान बनाने में। नेक्स्ट, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो ये 1600 जूल होगी। इसका सूत्र होता है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो स्थितिज ऊर्जा में m यहाँ दिया हुआ है 20 kg और g यानी गुरुत्व B/n जिसका मान 9.8 होता है। उसे राउंड फिगर में 10 ले सकते हैं और h ऊंचाई होता है 8 मीटर। तो ये पूरा करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 1600 जूल हो जाता है। तो यहाँ 1600 जूल होगा यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और ये एक्वस अवस्था में रहता है यानी द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। नेक्स्ट, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग है जो आवश्यक नहीं है परागण के लिए, जबकि हवा हो गया, पानी हो गया, कीट हो गया, परागण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या में 3 गुना हो जाता है तब 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसको यहाँ देखिए, प्रत्येक सेकंड 3 गुना हो जाता है। 28 सेकंड, ये 29 सेकंड, 30 सेकंड। अगर 28 सेकंड में एक है वायरस
तो 29वां सेकंड 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। और 29वां सेकंड 3 है तो 30वां सेकंड इसका 3 गुना यानी 9 हो जाएगा। तो 28वां सेकंड और 30वां सेकंड का अनुपात हो जाएगा 1:9 यानी सी ऑप्शन, सी होगा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना। जो पौधा का जो फ्लोएम है वो भोजन का संवहन करता है, और ये जल का जाइलम है जो जल का संवहन करता है। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। अब भोजन का संवहन फ्लोएम। नेक्स्ट, ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बोन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? तो गाजर जड़ है, जबकि प्याज, आलू, अदरक तना है। ये तीनों क्या है? प्याज, आलू, अदरक, तना है, और गाजर जड़ है। नेक्स्ट, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो पेट की अम्लता को कम करती है। नेक्स्ट, मुंबई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है वह शिमला में उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से होता है। एंडोस्कोपी में इस तरह शरीर के अंदर पाइप ले जाके शरीर के अंदर के भाग को देखा जाता है, और ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर एक पाइप है जो कार्य करता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, जबकि अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो ये चारों याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, और अल्टीमीटर से
ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई बल किसी वस्तु पर विस्थापन की दिशा में लग रहा है तो कार्य का समीकरण क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी कार्य का समीकरण बल गुने विस्थापन होगा, यानी बी होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ 120, 1/2 m निकालना है द्रव्यमान, अब v² यानी 4² 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। तो ये 8 दूनी 16, 8 से 8 का जाएगा 15 जी 20 से, यानी कि इसका क्या द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। और एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है, डाइन। एक न्यूटन पूछ जाए तो 10⁻5 डाइन, और एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है तो मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार इतना न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो ये भार बराबर सूत्र होता है mg, यानी भार यानी W बराबर mg। तो भार है 29.4 न्यूटन, और m कितना है? m निकालना है यानी द्रव्यमान, और g होता है 9.8। तो इससे 3 मरतबे कर जाएगा तो m कितना आ जाएगा? 3 kg, यानी बी ऑप्शन है। तो याद रखिएगा भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी W बराबर mg। यहाँ दिया हुआ भी है भार बराबर mg, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट, गति के समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये गलत है। गति का 3 समीकरण होते हैं। एक होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एस, यानी ये सही है। भी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी सही है। एक होता है v² बराबर u² प्लस 2as। देखिए इसको अगर u को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो v² बराबर u² प्लस 2as।
ये तीनों गति का समीकरण होता है, जबकि ये गति का समीकरण नहीं होता है, तो ये समीकरण गलत है, याद रखिएगा। तो यही था फ्रेंड आज के लिए क्यूज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।